हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली क्लास में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में और अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार रहे इसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम लोकतंत्र पर नेहरू जी के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जिसमें जनता की शासन में पूर्ण रूप से भागीदारी होती है, वही व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। और हमारे देश में भी लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र को सर्वोत्तम व्यवस्था मानते थे। अगर नेहरू जी के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाए तो नेहरू जी महान लोकतंत्रवादी थे और लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था के कारण ही उन्हें महान लोकतंत्रवादी कहा जाता था। वे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र आदि उन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कटु आलोचक थे जो लोकतांत्रिक मार्ग में विश्वास नहीं करती है। यानी कि वे ऐसी व्यवस्थाओं के कटु आलोचक थे जो लोकतांत्रिक मार्ग को नहीं अपनाती है। और उनका स्पष्ट मत था कि अब राजतंत्र का युग लद गया है और राजा महाराजाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब राजतंत्र का युग लद गया है, यानी अब हमारे देश में राजतंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही राज्य महाराजाओं की भी अब कोई आवश्यकता है। वे स्वतंत्र भारत के लिए या विश्व के अन्य किसी भी राज्य के लिए लोकतंत्र को ही सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली मानते थे। यानी कि वह न केवल स्वतंत्र भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व में चाहे वह कोई भी देश हो उसके लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली लोकतंत्र को ही मानते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब साम्यवाद की प्रगति से नेहरू जी प्रभावित हुए थे, लेकिन साम्यवादी शासन को वह एक आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं अपना सकते थे जो हिंसा, क्रांति, युद्ध और विनाश के साधनों के आधार पर कार्य करती हो। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में अनेक कमियां हैं, लेकिन फिर भी वे इसे मजबूत आधारों पर परिवर्तन लाने का एक प्रभावी साधन मानते थे और उनका मानना था कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ बना सकती है। यानी कि उनका यह कहना था कि लोकतंत्र में कमियां होते हुए भी इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ बनाती हैं। और ये बातें कौन सी हैं? वह है व्यक्ति और समूह दोनों की स्वाधीनता, यानी व्यक्ति और समाज दोनों की स्वतंत्रता, विचार और कार्य की सीमित स्वतंत्रता, सभी को अपने विचार व्यक्त करने और कार्य करने की सीमित स्वतंत्रता। फिर है वयस्क
मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन, यानी कि जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा ही शासन का संचालन किया जाए, और शासक को बदलने का जनता का अधिकार, और अगर जनता उन प्रतिनिधियों को चुनती है तो उन्हें बदलने का अधिकार भी जनता को ही है। और इन सब से आगे बढ़कर था समानता, और इन सब से आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो वह था समानता। समानता से उनका आशय विकास के लिए अवसर की समानता था, यानी कि सभी को अपना विकास करने के समान अवसर दिए जाएं, और समाज में जो व्यक्ति जितनी अधिक कमज़ोर स्थिति में है उन्हें विकास के लिए उतनी ही अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। यानी जो व्यक्ति समाज में कमज़ोर है उसके लिए विकास की भी अधिक सुविधाएं होनी चाहिए। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकतंत्र को एक सर्वोत्तम व्यवस्था मानते थे। नेहरू जी लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन जीवन के विभिन्न पक्षों, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक से जुड़ी हुई एक व्यापक व्यवस्था के रूप में भी मानते थे। यानी नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है बल्कि यह जीवन के विविध पक्षों से जुड़ी हुई है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष सभी आते हैं। और उनका विचार था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। और वह यह भी मानते थे कि अगर समाज में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का अभाव है और केवल राजनीतिक लोकतंत्र है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र का भी कोई मूल्य नहीं है। और उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र का महत्व यह था कि वह सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में एक चरण है। यानी वह राजनीतिक लोकतंत्र को केवल यही महत्व देते थे कि वह एक सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में एक चरण मात्र है। और उन्होंने अपने एक पत्र में भी लिखा था कि व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, केवल इस आशा के साथ कि वह सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। यानी उन्होंने एक बार अपने पत्र में यह बात लिखी थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल इसी आशा के साथ कि वह एक दिन सामाजिक लोकतंत्र में बदल जाएगा। और राजनीतिक लोकतंत्र लक्ष्य तक पहुँचने का एक मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं। और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल एक लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है, स्वयं वह कोई लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार वह लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली नहीं वरन एक जीवन दर्शन मानते थे। नेहरू जी लोकतंत्र को एक गतिशील धारणा भी मानते थे। नेहरू जी का विचार था कि लोकतंत्र एक गतिशील और निरंतर विकासमयी धारणा है। यानी उनका विचार था कि लोकतंत्र निरंतर गतिशील रहता है और यह एक विकासमयी धारणा है। 19वीं सदी में यह धारणा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट प्राप्त है, और उनका मानना था कि 19वीं सदी में सभी लोगों के मन में यही धारणा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट प्राप्त हो, और उन दिनों के लिए यह काफ़ी थी। लेकिन आज वह अपूर्ण है। लोग आज अधिक व्यापक
और अधिक गंभीर लोकतंत्र के बारे में सोचने लगे हैं। आखिर एक वोट का अधिकार रखने वाले गरीब तथा एक वोट का अधिकार रखने वाले लखपति सेठ के बीच क्या समानता हो सकती है? भारी संपत्ति के स्वामी के पास अपना प्रभाव डालने के सैकड़ों उपाय हैं, जिनसे एक निर्धन व्यक्ति सर्वथा वंचित रहता है। यानी हमारे समाज में अमीर और गरीब सभी को एक मत प्राप्त होता है और उसी प्रकार एक शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच में भी कोई समानता नहीं है। अतः आर्थिक क्षमता, शिक्षा और दूसरी बातों के कारण लोगों की वास्तविक स्थिति के बीच बड़ा भारी अंतर है। यानी अगर हम देखें कि अगर हम आर्थिक क्षमता को लेकर देखते हैं तो एक गरीब और अमीर, और शिक्षा एक शिक्षित और अशिक्षित, और दूसरी बातों के कारण लोगों की जो वास्तविक स्थिति है उनके बीच बहुत अंतर पाया जाता है। इसीलिए नेहरू कहते थे कि मैं समझता हूँ कि लोगों में कुछ सीमा तक यह अंतर रहेगा। यानी उनका मानना था कि अमीर और गरीब के बीच में और शिक्षित और अशिक्षित के बीच में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन सारी बात का मूल तत्व यह है कि लोगों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो सभी लोगों को, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है और चाहे वह शिक्षित है चाहे वह अशिक्षित है, सभी को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जहां तक कि वे बढ़ सकें। और 20वीं सदी में भारत में लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब लोकतंत्र का सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय हो। और आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक आर्थिक न्याय के बीच समानता स्थापित हो सके, और इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज की स्थापना भी आवश्यक है। और इस दृष्टि से नेहरू का विचार था कि भारतीय समाज के दलित और पिछड़े हुए वर्गों को विशेष संरक्षण और विकास के लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था आवश्यक है, और इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी नियोजन की पद्धति को अपनाकर सभी वर्गों के आर्थिक और सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। नेहरू जी लोकतंत्र को नैतिक मापदंडों और मान्यताओं की योजना भी मानते थे। नेहरू जी लोकतंत्र को न केवल एक राजनीतिक व्यवस्था बल्कि उन्होंने लोकतंत्र को नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की योजना माना था। और उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में लोकतंत्र का अर्थ एक विशेष प्रकार की सरकार तथा कानून संस्था से कुछ अधिक है। यानी उनका विचार था कि लोकतंत्र केवल एक सरकार नहीं है या कानूनी संस्था नहीं है, बल्कि यह उससे भी बढ़कर है। आप लोकतांत्रिक हैं अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग के रूप में किस प्रकार से आचरण तथा चिंतन करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि आप लोकतांत्रिक हैं, इसका पता किस प्रकार चलेगा। यानी यह बात
इसलिए निर्भर करती है कि आप एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग के रूप में किस प्रकार से आचरण करेंगे। यानी आपका एक व्यक्ति के रूप में और एक समाज के सदस्य के रूप में क्या कर्तव्य है और आपका आचरण किस प्रकार का है और आप किस प्रकार से चिंतन करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के लिए अनुशासन, सहिष्णुता तथा पारस्परिक सद्भावना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि अगर हम हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपस में अनुशासन होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए तथा आपसी सद्भावना आवश्यक है। अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति आदर भाव होना चाहिए। अगर हम स्वयं स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों की स्वतंत्रता का भी आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन आपसी विचार विमर्श तथा समझाने बुझाने के आधार पर किए जा सकते हैं, हिंसक उपायों से नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर हमें लोकतंत्र में परिवर्तन करना है तो वह हम आपस में विचार विमर्श करके या एक दूसरे को समझा बुझा कर सकते हैं, ना कि हिंसक उपायों को अपनाकर। लोकतंत्रवादी होने के नाते नेहरू जी व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करते थे और उनका मुख्य सिद्धांत यह था कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। और लोकतांत्रिक भावना की मांग वह इसलिए करते थे कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण आपसी विचार विमर्श, तर्क वितर्क और शांतिपूर्ण उपायों से करें। नेहरू हर कार्य को लोकतांत्रिक ढंग से करने के भी आदी थे। नेहरू जी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसदीय व्यवस्था की श्रेष्ठता में भी विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक शासन के जो विविध प्रकार हो सकते हैं उनमें संसदीय व्यवस्था को सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। यानी अगर हम लोकतांत्रिक शासन के विभिन्न प्रकारों को अपनाते हैं तो उसके लिए जो श्रेष्ठ व्यवस्था है वह है संसदीय व्यवस्था। उनका विचार था कि यह व्यवस्था वाद विवाद और विचार विमर्श के लिए सबसे अधिक अवसर देती है और वह इस व्यवस्था को इसलिए श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि यह वाद विवाद को और विचार विमर्श को सबसे अधिक अवसर देती है और इसमें प्रत्येक स्तर पर निर्णय की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी उसमें लोगों की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का भी अधिक ध्यान रखा जाता है और इस व्यवस्था में जो लोग देश में सबसे कम संख्या में है उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। नेहरू लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों और बुराइयों से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन उनका एक दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र की बुराइयां ऐसी नहीं हैं जिन्हें दूर न किया जा सके और आर्थिक समानता की स्थिति, उचित शिक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट नैतिक चरित्र को अपनाया जा सके तो लोकतंत्र का सफल संचालन हो सकता है। यानी उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र
हमारे देश में तभी सफल हो सकता है जब हम आर्थिक समानता को अपनाएंगे और उचित शिक्षा व्यवस्था को अपनाएंगे और उत्कृष्ट नैतिक चरित्र को अपनाएंगे, तभी लोकतंत्र का सफल रूप से संचालन होगा। और इसीलिए नेहरू जी को लोकतांत्रिक आचरण का श्रेष्ठ उदाहरण भी कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी का समस्त जीवन लोकतांत्रिक आचरण पर व्यतीत हुआ था और उन्हें भारतीय जनता के बीच अपार लोकप्रियता और देश में चमत्कारिक नेतृत्व की स्थिति प्राप्त थी। यानी अगर नेहरू जी के संपूर्ण जीवन को देखा जाता है तो उनके जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण था उनका लोकतांत्रिक आचरण। वह भारतीय जनता में बहुत लोकप्रिय थे और देश में उनके चमत्कारी नेतृत्व की स्थिति प्राप्त थी, लेकिन लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से तनिक भी हटने की बात कभी भी उनके मन मस्तिष्क में नहीं आई। यानी इतना प्रभाव जनता पर होने के बावजूद भी उनके मन में कभी भी लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से हटने की बात उनके मन और मस्तिष्क में नहीं आई। उनके विरोधी भी उनके राजनीतिक जीवन को लोकतांत्रिक आचरण का श्रेष्ठ उदाहरण मानते थे और जो उनके विरोधी थे वह भी उनका जितना भी राजनीतिक जीवन था उसमें लोकतांत्रिक आचरण का श्रेष्ठ उदाहरण मानते थे। नेहरू जी के काल में ही प्रसिद्ध सांसद हिरेन मुखर्जी लिखते थे कि नेहरू लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सदैव ही और अत्यधिक सम्मान की भावना रखते थे। और इसी संबंध में चेस्टर बोल्स लिखते थे कि भारत में जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक शक्ति इस सीमा तक सर्वोच्च थी कि उनके द्वारा आसानी से एक व्यक्ति के शासन के मार्ग को अपनाया जा सकता है, जैसा कि दूसरे अनेक विकासशील राष्ट्र के नेताओं के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बजाय उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रभाव का जो उपयोग था वह रचनात्मक रूप से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबल बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार नेहरू जी का जो जीवन था वह लोकतांत्रिक आचरण का श्रेष्ठ उदाहरण था और नेहरू जी स्वयं कहा करते थे कि राज्य द्वारा अपनी प्रत्येक नीति पर जनता का समर्थन प्राप्त करना लोकतंत्र की धुरी है। यानी राज्य जो भी नीति बनाता है उस प्रत्येक नीति पर जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और लोकतंत्र में प्रचार के साधनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार का खतरा लोकतंत्र में सदैव बना रहेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए नेहरू जी दो सुझाव मुख्य रूप से देते थे, जिनमें पहला था सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, यानी यह एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। और दूसरा था शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में तभी सफल हो सकती है जब शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो सके। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र पर क्या विचार थे उसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।